कृपया ये चीज़ ना करें। इससे बहुत ही घातक परिणाम हमें मिल रहे हैं कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है अभी। आप अपने सिम्टम लिखें। गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन लगाया है, लेकिन गवर्नमेंट किसी वजह से लॉकडाउन हटाती भी है, तो भी हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। नमस्ते एवरीवन। कोविड टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट हैं डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल। सर एमबीबीएस एमडी रेडियो डायग्नोसिस and sir has also been at AIMS Delhi for 3 years. Previously, sir has been consultant radiologist at Modern Diagnostics Gurugram. Currently, sir is consultant radiologist at CLCD Diagnostic Center Gurugram. So, good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Saransh. I'm very good. Hope everything is fine at your end also. Yes, sir. I hope that you are working very safely at the center. Yes, right now it is a very tough situation for everyone, and we are taking all the best of our precautions, and also we are telling it to our patients कि आप जितना सेफ हो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, घर जाके नहाएं, स्टीम लें और सेफ रहें। So, sir, my first question from you would be कोविड की जो अभी सेकेंड वेव आई है, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? देखो, कोविड की सेकेंड वेव जो भी आई है, इसको अगर हम कंपेयर करें कि अपना फर्स्ट वेव से, तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस वक्त इन्फेक्ट हो रही हैं। तो इसमें हम चाहे रोज व्हाट्सएप पे या दूसरे न्यूज़ माध्यम से देखें कि हम अभी क्या चल रहा है, हर कोई किसी का दोष निकालने में लगा हुआ है, लेकिन हमें एज ए सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ये फैल किस लिए रहा है? फैल इसीलिए रहा है क्योंकि शायद हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ढंग से नहीं निभा रहे हैं, कि हम जो कोविड के लिए प्रिकॉशंस है वो ठीक से नहीं ले रहे हैं। अगर वो हम लेंगे तो इसकी चेन को हम ब्रेक कर पाएंगे, और इसकी चेन ब्रेक होगी तभी ही ये पीक शांत होगी, और हम जो जितने और लोग हैं उनको बचा पाएंगे। और इसको हम लोगों की जो अभी इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही है, उनको रोक पाएंगे। तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और उसमें हम चूक कर रहे हैं, चाहे वो मास्क पहनने में हो, हाथ साफ करने में हो, या दूसरी डिस्टेंस मेंटेनिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग की है उन चीज़ों में हो। तो यही मुझे मुख्य कारण लग रहे हैं। सर, अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा में 7 डेज का लॉकडाउन लगा है, तो सर आपके उस पे क्या व्यूज हैं? देखिए, लॉकडाउन तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूर होकर लगा दिया है। ठीक है, ये लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से तो आया ही है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने ऊपर लॉकडाउन कैसे लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के कहने पर नहीं, हम अपने आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के, क्योंकि बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती है। ठीक है, अगर हम बेवजह बाहर घूमेंगे इस वक्त, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, तो देखो हमें उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए पूरे कोरोना के प्रिकॉशन और एटिकेट्स को समझना है, और उनको निर्वाह करना है, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को इससे बचा सकते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है। गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन लगाया है, लेकिन गवर्नमेंट किसी वजह से लॉकडाउन हटाती भी है, तो भी हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। सर, अभी रिसेंटली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एक इंटरव्यू में बोला है कि थर्ड वेव इनएविटेबल होगी, उसको हम नहीं रोक सकते। तो सर आपके हिसाब से अभी से ही हमें क्या प्रिपरेशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, प्रिपरेशंस तो अब हमें कहे कि थर्ड वेव इनएविटेबल होगी, काफ़ी उसके अंदर साइंटिफिक चीज़ें हैं कि शायद हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी वो एक फ्यूचरिस्टिक बात है। अभी जो हम पहले से कहते आए हैं, और देखिए इसका रिस्पांस कितना अच्छा था। अगर हम पुराने लॉकडाउन को देखें तो हमने काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया, और ये काफ़ी शांत भी रहा। लेकिन आप देखें, लास्ट नवंबर के आसपास दिवाली सीजन, जब से फेस्टिवल सीजन आया और आगे और सारी चीज़ें हुई, और हम वैक्सीन्स भी हमें मिल गई, तो एक हिसाब से शायद लोगों का खौफ निकल गया कि अब तो वैक्सीन भी आ गई है और उपचार भी उपलब्ध हैं, ज़्यादा केस नहीं आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हो गए, और उन्होंने
शादियों में जाना और बेफालतू में बाजार में घूमना या दूसरे कामों के लिए जाना काफी कॉमन हो गया, और वो भी बिना मास्क के। शायद इसी का खामियाजा अब हम सब भुगत रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है और शायद आए, लेकिन अगर हम अपनी पुरानी चीजों से सीखें, लॉकडाउन 1 से, लॉकडाउन अभी 2 से, फर्स्ट और सेकंड वेव से, और हम कोशिश करें, हम प्रॉमिस करें और प्लेज लें कि हम थर्ड वेव नहीं आने देंगे, तो शायद हम टाल नहीं पाए। तो ये इतना हो सकता है कि उस टाइम अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसमें काफी कम लोग ग्रस्त होंगे और उनको हम मेडिकल सर्विसेज अच्छे से दे पाए, तो हमारे जो फैटलिटीज होंगी उसको भी हम काफी कम कर सकते हैं अगर हम सब एकजुट होकर इसके लिए काम करें। सर, आप एज अ डॉक्टर जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो फिर आप स्पेशल प्रिकॉशंस क्या-क्या लेते हैं? देखिए, हम अपने लेवल पे, जैसे आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट, तो व्हाट आई एम डूइंग एट माय प्लेस इज आई एम डूइंग अल्ट्रासोनोग्राफी एंड लैब व्हिच इज अवेलेबल एट माय प्लेस। ओके, सो हम अपने प्लेस पे दिन में हर आधे घंटे में सफाई कराते हैं डिटर्जेंट से। ठीक है, हमने अपना सारा फर्नीचर जो बाहर का था वो सब रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक चेयर से। रीजन बीइंग कि प्लास्टिक चेयर है तो उसको जैसे ही पेशेंट ने यूज किया, आप इमीडिएटली उसके जाते ही उसको बाहर लेके जा सकते हैं और उसको डिटर्जेंट से साफ करके, और वो 2 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में वो चेयर वापस रीयूज के लिए बहुत ही अच्छी हालत में उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि और भी काफी सारे मेजरमेंट्स हैं। हम एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे, वॉशरूम में, हर जगह हमारे पास सैनिटाइजर और हैंड वॉश करने की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास जो अंदर हम पेशेंट लेते हैं, पेशेंट होने के बाद इमीडिएटली हम उसे, जो हमारा काउच है, एक तो हम हर पेशेंट के लिए सेपरेट काउच रोल यूज करते हैं या सेपरेट न्यूली फ्रेश धुली हुई शीट यूज करते हैं, जिसको हम इमीडिएटली डिटर्जेंट में डलवा देते हैं पेशेंट जैसे ही हमने किया। और उस रूम में जो काउच भी है उसको भी हम सैनिटाइजर से साफ करवाते हैं। 2 दिन हम उसको 10-15 मिनट के लिए खुला छोड़ देते हैं रूम को, ताकि अंदर भी कुछ रहा हो तो वो एग्जॉस्ट हो जाए। इवन इस वेव में और पहले भी हम तो अब एसी का भी प्रयोग मिनिमल यूज कर रहे हैं जितना मशीन्स के लिए यूज करें, और क्रॉस वेंटिलेशन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है टेम्परेचर को हम देखें तो, लेकिन जितना क्रॉस वेंटिलेशन होगा उतना ही हमारे वहाँ पे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आ भी गया, क्योंकि देखो हम एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पास संक्रमित व्यक्ति भी आ सकता है, और किसी भी संक्रमित व्यक्ति को भी उपचार देना हमारे लिए उतने ही जरूरत है जितना ही एक नॉर्मल व्यक्ति को भी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई आता भी है, एक तो हम कोशिश करते हैं अंदर भीड़ बिल्कुल ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। अगर अंदर कुछ है भी तो हम कहते हैं पेशेंट्स को आप अपनी कार में वेट कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको प्रेशर हो जाए तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, तभी आप अंदर आएँ और अपना टेस्ट करा के वापस बैठें, हम आपकी रिपोर्ट भी आपको वहीं पर दे देंगे। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस हैं जो हम अपने लेवल पे यहाँ पर ले रहे हैं। मेरे अलावा मेरा स्टाफ जो है सब डबल मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हम जो करेंसी भी बाई चांस हम वैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा देते हैं कि आप जितना डिजिटली ट्रांसफ़र कर सके ज़्यादा बेहतर है, ताकि करेंसी के माध्यम से भी कोई आपके जो कोरोना, चाहे हमारे जो आने पेशेंट आ रहे हैं उनके वहाँ से भी हमारे स्टाफ की तरफ ना जाए और वो यहाँ पे किसी भी रीज़न से सर्कुलेट ना हो। तो ये हम कोरोना के खिलाफ कुछ स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पर भी, और जो मैंने अपने स्टाफ को भी हिदायत इसके अलावा दी है वो ये है कि अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, सुबह शाम यहाँ से जाते ही आप नहाएंगे, नहाने के बाद स्टीम लेंगे और उसके बाद ही अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होंगे। कोई भी सिम्टम आपको किसी भी प्रकार का लगता है तो सबसे पहले मुझे बताएं कि हम वो देखें कि वो कुछ है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त एक और भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि लोग साइकोलॉजिकली चीज़ें सीखते हैं। शायद मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, शायद आज मुझे सुगंध अच्छे से नहीं आ रही, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान एकदम बार में सोचता है शायद मुझे कोरोना हो गया। तो साइकोलॉजिकली भी इस वक्त एक नेगेटिविटी का माहौल है, जिससे भी हमें अपने अपने साथ वालों को उससे उबारना है, और ये प्रिकॉशंस घर पर, बाजार में, हर जगह लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। Sir, how much was the medical staff prepared to handle the second wave?
अगर हम इसकी बात करें तो मेडिकल स्टाफ तो काफ़ी प्रिपेयर्ड रहे हैं हमेशा, क्योंकि पहले भी जैसे चल रहा था उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड वेव जैसे और कंट्रीज में आ रही है और आएगी, लगता है उससे। यस सर। लेकिन इस हद तक और इस पीक पर आएगी कि हमारी जो हेल्थ पूरी प्रणाली है उसमें काफ़ी खामियां निकलेंगी या दिक्कत आएगी। कि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी बड़ी वेव आएगी। इसी की वजह से शायद वो अनप्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं उसको थोड़ा सा, पर हम उसको इस मामले में नहीं कहेंगे कि हाँ भाई हेल्थ वर्कर्स तैयार नहीं थे। वो तो तैयार थे, वो अपने उसी जुझारूपन से जिसमें पहले भी लगे हुए थे, अब भी 24 घंटे पीपी किट पहन के भी काम करने में लगे हुए यस हैं। सर। जितना वो योगदान दे सकते हैं वो दे रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे, महीनों से हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, और फिर वो उसके बाद क्वारंटाइन के अंदर भी हैं काफी जगह, और वो खुद भी ग्रस्त हो रहे हैं इससे ट्रीट करते हुए, और ठीक होने के बाद दोबारा भी काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे में मैं कहूँगा कि हमारे कुछ साथी और हमारे कुछ और हेल्थ स्टाफ वर्कर शायद इसमें हमने उनको खोया भी है। ठीक है, वो इतने ज़्यादा ग्रसित हुए कि फिर हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए, तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि हम इसमें असमर्थ रहे। क्योंकि कुछ चीज़ों में अब जब इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, और तकलीफ इसके अंदर कोई अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम बात करें, हालांकि काफ़ी ड्रग्स अब कुछ आ गई हैं, लेकिन उनके भी अभी ट्रायल में ही हैं। कुछ लोगों कोई ऐसी प्रमाणित दवाई नहीं है जिसका हम कहें कि इससे तो इसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा, और मैं दोबारा आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि बच के रहें, इम्यूनिटी को अपना बढ़ाएं, वही सबसे एक प्रबल समाधान है इस बीमारी का। ये नहीं कि हाँ भाई हम मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करें और इससे ग्रसित हो जाएं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितने अस्पताल हैं भरे पड़े हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो एक हिसाब से हेल्थ स्टाफ भी और पूरे डॉक्टर्स भी कई जगह एक जगह जाकर असहाय हो जाते हैं कि वो किस तरीके से जो उनके मरीज आ रहे हैं उनको वो हेल्प कर पाएंगे। और घबराएं नहीं, ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घबराएं नहीं। हम अगर देखें तो 80 से 85% लोग अभी भी अब आराम से दवाइयाँ लेके घर पे रहकर ठीक हो रहे हैं। ये एक चिंता है जिसकी एंग्जाइटी की वजह से सारे लोग बहुत ही जल्दी इसके शुरुआती जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी में ही हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, और उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा संक्रमित भी हो रहे हैं। और बेडों की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी असर देखा जा सकता है। मतलब कोविड का कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, कोविड अगर हम बात करें, कोविड डायग्नोसिस के लिए जो कि WHO ने और हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सबसे और हर किसी इंटरनेशनली जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, दैट इज RT-PCR टेस्ट ही है, विच इज़ 90 to 95% सेंसिटिव, और वही एक डॉक्यूमेंटेड टेस्ट है जो इसके अंदर अब तक अच्छे रिजल्ट देकर और माना गया है। हालांकि कई बार एंटीजन टेस्ट भी हम एंटीजन किट से करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक टेस्ट की हम बात करें तो वो RT-PCR ही है, जो डायग्नोस्टिक जिसकी 95% सेंसिटिविटी पाई गई है, और वो एक 95% एक्यूरेट है। सर क्योंकि आजकल बहुत जगह ऐसा भी सुनने में आ रहा है लोगों का कि उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तो नेगेटिव है, लेकिन जब वो सीटी स्कैन कराते तो उनकी बॉडी में कोविड के सिम्टम्स मिलते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए सारांश में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टेस्ट होता है उसमें दो चीज़ें होती है। एक होती है सेंसिटिविटी, कि वो कितने परसेंट तक उसको डिटेक्ट कर लेगा। मैंने पहले ही कहा कि 95% तक की सेंसिटिविटी RT-PCR की है। इसका मतलब 5% लोगों में वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यस एक तो सर। बात हो गई यही। दूसरी बात हो गई कि कोई भी टेस्ट करने का तरीका या टेस्ट का सैंपल लेने का तरीका। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं या दूसरे जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो सैंपल लेते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि शायद काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ियों को नहीं पता। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार कि जो RT-PCR का टेस्ट होता है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके अंदर एक स्वैब होता है जो एक स्टिक पे लगा कर, एक मान लो एक
छोटी सी पतली सी डंडी है जिसके आगे हमने कॉटन लगा दी, उसको आपकी नाक में डाला जाता है और उसको घुमाया जाता है बिल्कुल नाक के पिछले हिस्से तक, ठीक है। ऐसे ही उसको गले में डाला जाता है मुंह के अंदर, और टॉन्सिल वाले एरिया में या फेरिंक्स वाले एरिया में उसको रोटेट करके उसका सैंपल लिया जाता है। अब इसके अंदर समस्या ये आती है, जैसे हमने किसी को नाक में थोड़ा सा भी डाला तो मरीज काफी हिलता या चिल्लाता है या कहता है उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ और हो रहा है। काफी इन कारणों से भी कई बार ऐसा होता है कि सैंपल जो ले रहे हैं वो शायद एडिक्वेट नहीं आ पा रहा, उसकी वजह से भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये भी एक आशंका है। जी सर। दूसरी जो चीज है उसमें ऐसा है कि इस बार, पिछली बार नेजोफेरेंजियल एरिया में ज्यादा था, इस बार थोड़ी इसका हम बताएं कि इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया, तो इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन करने का भी रेट इसका बढ़ गया, ठीक है। और हम किस टाइम पे ये टेस्ट कराते हैं ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ज्यादातर लोगों को शुरू में खांसी जुकाम होता है उस वक्त ये वायरस ज्यादा आपके नाक और गले में रहता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक काफी लोगों को फीवर नहीं आता, फीवर नहीं आता तो वो उसको होते हैं ऐसे ही मौसम बदला, सर्दी जुकाम हुआ होगा, तो इसलिए काफी केसेस में ऐसा पाया गया है कि जब उनको फीवर आता है, जो वायरस मल्टीप्लाई होके निचले आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तो लोग 2-3 दिन फीवर रहने के बाद ये जांच कराते हैं, तो उसके अंदर भी ये पाया गया है कि उस वक्त तक ज्यादातर वायरस माइग्रेट कर चुका होता है, तो इसलिए भी शायद नेगेटिव आता है। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आप इस वक्त की अगर हम बात बताएं, किसी को भी फीवर आ रहा है तो हम उसको कोरोना मान कर चल रहे हैं और उसको ध्यान रख रहे हैं। और मैं मरीजों को आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, आप अपने सिम्टम लिखें, चाहे आपको किस दिन खांसी जुकाम हुआ, किस दिन बदन दर्द शुरू हुआ, किस दिन बुखार शुरू हुआ तो कितना आ रहा है, दवाई लेने से ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, कितने दिन में दवाई कितने घंटे में रिपीट करनी पड़ रही है। इन चीज़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि हमने ये भी पाया है कि काफ़ी मरीज अपने सिम्टम ही नहीं बता पाते कितने दिन से आ रहे हैं। उसमें जो हमारी आगे की प्रक्रिया है कि डॉक्टर को कभी सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब करना है या आगे दवाइयों के लिए कुछ सोचना है, वहाँ भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर ये प्रकरण ठीक नहीं है तो इसमें समस्या हो सकती है। सर ये जो हमारी वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब जैसे कि स्पुतनिक आ रही है और वीराफीन आ रही है, सर ये डबल म्यूटेंट वायरस पे कितनी इफेक्टिव है? जो कि जो इनिशियल फेज में वायरस था उसके अगेंस्ट ये बन रहे हैं, तो कुछ पार्ट तो उनका उसके अंदर भी है, जो हमारी ऑलरेडी वैक्सीन बनी है, ठीक है। तो वो उसको एक एंटीबॉडी कवरेज तो देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी एफिकेसी अगर हम बात करें कि डबल म्यूटेंट में या जो दूसरे कंट्रीज में म्यूटेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर कितनी है, तो उसके लिए तो देखो अभी हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनका इफेक्ट देख पाएंगे। एक ब्लाइंड स्टेटमेंट देना ऐसे में गलत होगा कि वो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव किस परसेंटेज में है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, म्यूटेंट कुछ पार्ट होता है, एकदम से पूरा वायरस म्यूटेट नहीं हो जाता, तो ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं होंगी। एफिकेसी डिफरेंट वैक्सीन की जैसे डिफरेंट है, किसी के 70% है, किसी की 80% है, किसी के 95% भी है आफ्टर सेकेंड डोज, नॉट आफ्टर फर्स्ट डोज, आफ्टर यस। सेकेंड डोज, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे जो डबल म्यूटेंट है ये और म्यूटेशन जो आने वाले टाइम में कहीं पे भी वायरस ग्रो कर रहा है, जैसे अभी इंडिया में सेकंड वेव आ रहा है, तो इसके बाद भी हो सकता है कुछ इसके अंदर बदलाव आए, तो उस बदलाव आने के बाद एफिकेसी जो वैक्सीन की है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ वायरस जो बदल गया उसके अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो बच गया उसके अगेंस्ट तो है ही। तो कुछ तो हमारे जो बॉडी में हेल्पर सेल्स बने हैं, इम्यूनिटी सेल्स बने हैं, वो उसको प्रिवेंट करेंगे ही। तो मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन तो जब आपको अवेलेबल हैं आप वैक्सीन प्लीज लगवाएं, उससे घबराएं नहीं। वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ वैक्सीन और कोरोना प्रिकॉशंस दोनों को साथ में लेते हुए ही हम इस महामारी को मात दे पाएंगे, इसको डिफीट कर पाएंगे। सर अभी कोरोना के टाइम में बड़ा ऑनलाइन ओपीडीज का काफी चलन सा हो गया है, तो सर आपके हिसाब से ये कितना एफिशिएंट है ये? देखिए, ऑनलाइन ओपीडीज का चलन आप जाकर से कहें तो ये अच्छा ही है।
आप ये देखें कि मरीज को तुरंत प्रभाव से कहीं ना कहीं सलाह मिल जाती है। सलाह मिल जाती है तो वो आगे उस पर एक्शन लेके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं और ठीक हो रहे हैं। और इससे एक जो दूसरी बात हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है। और दूसरा, वो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। अगर इतने वॉल्यूम में लोग बाहर आएंगे तो भी ये समस्या बढ़ेगी ही। उस चीज़ों को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि बेहतर है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लक्षण कब आए, कैसे आए, इनके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। हर डॉक्टर आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहले क्या शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बुखार कब आया, कितना आया, हर डेज के वाइज से। तो ये डेज के हिसाब से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं, वो आपको लगता है भूल जाएंगे, आप ध्यान रखें उनका। क्योंकि ट्रीटमेंट में काफ़ी ऐसी जगह है, जैसे हमें इसके अंदर सबने सुना होगा साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है। तो साइटोकाइन स्ट्रॉम क्या करता है, शरीर में इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है जिससे बुखार इसका बहुत ज़्यादा आता है। और कई लोग कहते हैं कि बुखार टूट ही नहीं रहा है। तो लेकिन अब शुरुआती फेज में इसमें काफ़ी जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट मित्र हैं उनसे हमारी बातें होती है, तो वो स्टेरॉइड भी देते हैं। लेकिन वो हमेशा देते हैं मिडिल फेज में, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, नॉट इन इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में अगर हम स्टेरॉइड देंगे तो वो क्या करता है कि जो वायरस की रेप्लिकेशन है उसको बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन वो हम दे कब सकते हैं, जब हमें एग्जैक्ट पता होगा कि कब से सिम्टम आए और कैसे सिम्टोमेटोलॉजी चल रही है। उसी से हमारे जो मित्र हैं जो इसको ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के फिजिशियंस हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो इसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। और इसके अंदर हम जो इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है इसको घरों पे ही मैनेज कर पाएंगे, ताकि कम जो मॉडरेट डिजीज के या सिवियर डिजीज के मरीज हैं वो उनको आराम से बेड की सुविधा उपलब्ध हो और हम उनको भी ठीक कर पाएं। इससे एक हिसाब से सेग्रीगेशन भी हो रहा है, जिसे हम अपनी भाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ट्राइज। ट्राइज मीन्स कि किसको मेडिकल फैसिलिटी की ट्रीटमेंट, किसको इमीडिएट अर्जेंसी है जिसको हम प्रोवाइड करें। तो होम आइसोलेशन एंड होम ट्रीटमेंट इन दिस सिनेरियो मीन्स जो पेशेंट जिनको हम घर पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और इसके हर किसी स्टेट में, इवन सेंटर ने भी अलग अलग से एडवाइजरी जारी की है। जैसे कि मैं बताऊं कि जिनको बुखार दवाई लेने से आराम से उतर रहा है, जिनका SpO2 लेवल 94 से ज़्यादा है, जिनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, जिनको खाना खाने में तकलीफ नहीं है, जिनको कोई और दिक्कत नहीं आ रही, तो वो कृपया अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से सलाह करके घर पर ही लें। और उनसे लगातार संपर्क में रहें कि आपको जब भी लगता है और डॉक्टर का भी लगता है कि हाँ भाई अब इनकी सिचुएशन थोड़ी वर्सन हो रही है, तो भी हम उनको तुरंत मेडिकल सुविधा हॉस्पिटल में प्राप्त उनको करा पाएँ और उनका आगे का उपचार करके उन्हें ठीक कर पाएँ। सर, अब इंटरव्यू के एंड के दौरान सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को गोल्डन एडवाइस दें कि आप हमें इस टाइम पे क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और आप थोड़ा सा हम सबको एडवाइस करें। देखिए, मैं सबको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं और हमें नहीं पता है ये कोरोना कितने समय में जाएगा। तो ये मानना कि ये वेव हम ख़त्म कर देंगे उसके बाद हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। हमें ये कोरोना प्रिकॉशंस ना समझ के हम इसे कहें कि बीमारी से बचने की प्रिकॉशंस हैं ये। अब कोरोना है, फ्यूचर में शायद कुछ और भी आ सकता है। ये अच्छे एटिकेट्स ही हैं कि हम मास्क लगाएं, हम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, हम सैनिटाइजर का अच्छे से प्रयोग करें, हम जैसे घर में जा रहे हैं नहा धो लें, स्टीम ले लें, ताकि हमारे अंदर कोई और भी कीटाणु हैं तो वो जर्म्स सारे मर जाएं, तो हम अपनी फैमिली को जब बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी कोई ऐसी गिफ्ट ना दें। ठीक है, तो ये तो हमें हमेशा ही, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत से लोग बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर हम इम्यूनिटी को समझें, इम्यूनिटी के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है खाना, जो हम खा रहे हैं, तो हम अच्छा खाएंगे, जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से खाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितने हम विटामिन खा रहे हैं,
अब विटामिन आइदर तो आप मल्टीविटामिन की टेबलेट खा दीजिए, या आप इतने अच्छे पौष्टिक आहार खाइए कि आपको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं हम, आंवला के अंदर इतना विटामिन सी होता है, हम आंवला को नजरअंदाज करते हैं, खाते ही नहीं है। ऐसे ही नींबू के अंदर, संतरे के अंदर, आपका हम देखें पाइनएप्पल के अंदर, तो इसके मौसम्बी के अंदर, कीनू के अंदर हमें इतनी जगह विटामिन सी मिल रहा है। तो हमें विटामिन सी की गोली नहीं, हम फ्रूट भी खाएंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही दूसरे विटामिन हैं, वो हमारी हरी सब्जियों में, पत्तर सब्जियों में, पनीर, दूध, दही हम ये अच्छे से खाएं। उसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब एक्सरसाइज पे मैं ज़्यादातर अपने जानने वालों की या और मरीजों से बात करते हैं तो एक हमें सुनने को मिलता है जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम इसका भी समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज सिर्फ बाहर जाके घूम के आना ही एक्सरसाइज नहीं होता है। एक्सरसाइज हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, हम योगासन कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारे फेफड़े और स्ट्रोंग हों। ठीक है। प्राणायाम कर सकते हैं, और वो हमें करने पड़ेंगे। और दूसरा है कि हमें वैक्सीन वैक्सीन समय रहते ही, हमें जब अपॉइंटमेंट मिल रही है, जब गवर्नमेंट के पास सुटेबल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, हमें अपना स्लॉट बुक कराकर अपने टाइम से, निर्धारित समय से जाकर वो अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन और कोरोना एटिकेट्स यही हमें आगे के लिए बचा सकती है। दूसरी जो इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी किसी को भी खांसी होती है, हल्का सा जुकाम होता है, बुखार होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अपना सीटी स्कैन करा लेता हूँ, मैं अपना ये करा लेता हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्टर से सलाह लें और पहले अपनी सिम्टम्स की चार्टिंग करें कि इस दिन मुझे जुकाम हुआ, इस दिन मुझे बदन दर्द हुआ, इस दिन बुखार आया। और ये बहुत जरूरी है। जरूरी किस लिए है? कुछ लोग पहले दिन ही सीटी स्कैन करा लेते हैं जबरदस्ती जाकर। सीटी स्कैन अगर उस दिन नॉर्मल आता है तो उस इंसान को लगता है मेरे को तो कुछ है ही नहीं, हालांकि अभी तो डिजीज की शुरुआत है। तो ये भी गलत है। और ऐसे सीटी स्कैन या एक्सरे या दूसरी चीजें अपनी मन मर्जी से ना कराएं, इससे नुकसान ही होगा। जिस चीज को कराने का जो टाइम है, जो तरीका है, उस टाइम पे कराएंगे तो आपको वो टेस्ट कराने का भरपूर फायदा भी होगा, और उस हिसाब से हम दवाई देंगे तो आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ये जो इस वक्त इतनी भीड़ लगी हुई है हर जगह सीटी स्कैन कराने की, एक्सरे कराने की, टेस्ट कराने की, ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे लोग प्रिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं कि मेरे उस रिश्तेदार को हुआ था, उन्होंने डॉक्टर साहब से लिया था कंसल्टेशन, तो आप भी यही दवाइयाँ ले लो। मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना करें। जब एक डॉक्टर एक मरीज से बात करता है तो वो उससे पूछता है उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसे है, उसे कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल की दिक्कत तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और कोई बीमारियां तो नहीं है, या और कोई साइकोलॉजिकल या दूसरी समस्याएं तो नहीं है। उन सबको देखते हुए वो, और उसका वजन कितना है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उस हिसाब से उसको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है। ये एक अम्ब्रेला अप्रोच नहीं है कि मैंने एक इंसान को अगर ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की हैं तो सबके लिए ये इतनी डोज में ही कारगर होंगी। ऐसा नहीं है, कृपया ऐसा ना करें। ये भी एक प्रचलन मैंने अभी देखा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की भी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। क्योंकि हर इंसान एक अलग इंसान है, उसे हमें डिस्कस करके, सोच समझ के, उसके वजन के हिसाब से दवाइयों का हेर फेर या डोज में बदलाव करना पड़ता है, तभी वो उसके लिए कारगर है। कृपया ये चीज़ ना करें, इससे बहुत ही घातक परिणाम हमें मिल रहे हैं कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है अभी, हर कोई प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा है, नहीं जी ऐसा है विटामिन सी खा ले, ये खा ले। अच्छी बात है विटामिन सी, और ये अच्छी बात है, लेकिन जो मेडिकेशन स्पेसिफिक है, जैसे स्टेरॉयड ही है, मैं अभी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है लोग पहले दूसरे दिन से स्टेरॉयड खा रहे हैं। अरे जी आप पहले दूसरे दिन से स्टेरॉयड खाएंगे, आपकी वायरस तो इतने लाखों में बन जाएगी, बहुत नुकसान कर देगी आपके शरीर का। आप समझें उसको, ये दवाइयाँ खेलने की चीज़ नहीं है। ये जितने इंसान को ठीक कर सकती हैं उतना नुकसान भी स्टेरॉयड करते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अपने मनमर्जी से किसी और की प्रिस्क्रिप्शन देखकर दवाएं बिल्कुल भी ना लें। ये मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। और सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए जब आपके डॉक्टर कहें तभी जाएं,
एक समस्या एज ए रेडियोलॉजिस्ट जो मैंने देखी है, जो मेरे कुछ मित्र हैं या रिश्तेदार हैं जिनके पास, वो कहते हैं जी पहले तो डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन कराया था, उसमें तो स्कोर आ गया 15 और हमने एक्सरे कराया उसमें तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा। देखिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सीटी स्कैन एक अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका और एक्सरे का कोई ज़्यादा कंपैरिजन है ही नहीं। हम सीटी स्कैन को और एक्सरे को कंपेयर नहीं कर सकते, तो कृपया आप उस बात को समझें। सीटी स्कैन में हमें ज़रूरत होगी तो हम कहेंगे दोबारा सीटी स्कैन कराएं, जो कि मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो हम सीटी स्कैन ही कराती है, लेकिन हमें लगता है कि अब स्थिति बेहतर हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है और हमें अश्योर करना है कि ऐसा नहीं है, तो हम एक एक्सरे कराते हैं और उसमें लगभग वो एक्सरे ठीक से आता है। वो हमारे लिए इनडायरेक्ट साइन है कि डिजीज और वर्सन नहीं हुई। तो कृपया अपने डॉक्टर को इन्फ्रेंस निकालने दें, आप उनसे इन्फ्रेंस मत लगा लें। कुछ लोग तो इस तक पे आ जाते हैं कि पहले वाली रिपोर्ट गलत है या वो डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिए है या जो अभी मुझे ये एक्सरे हुआ है ये गलत है, किसी और मरीज का तो नहीं कर दिया। कृपया इन भ्रांतियों से बचें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही एक्सरे या सीटी स्कैन कराएं और उनकी सलाह के बाद ही दवाइयाँ लें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप से इन्फ्रेंसेस मत निकालें, ये बहुत घातक हो सकते हैं। घातक इन द सेंस में मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप ही ये मन बना लेंगे कि मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कुछ और, तो आप साइकोलॉजिकली डाउन जा रहे हैं। तो जब मैं नेगेटिव जाऊंगा तो मैं बीमारी को मात कैसे दे पाऊंगा, इस बात को समझें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप अपने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करें, ठीक है, ध्यान दें, बस मैं यही कहूँगा। सर थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स और हम सबको ये गोल्डन एडवाइसेस दी कि जिसका हम प्रयोग करके कोरोना जैसे घातक महामारी से बच सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू। आप अभी भी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर पे हैं, लोगों का पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। धन्यवाद शिवराज, इट्स माय प्लेजर टू हैव विद यू। और ये हम सबको इकट्ठे होकर ही इस बीमारी से लड़ना है ताकि हम इस बीमारी को परास्त कर पाएं। तो हम इकट्ठे सब जुड़कर ये प्लेज लेते हैं कि हम कोरोना एटिकेट्स का ध्यान रखेंगे, हम खुद अपने परिवार को, अपने जानने वालों को बाहर निकलने से रोकेंगे और उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और किसी को नेगेटिविज्म में नहीं जाने देंगे। और मैं कहता हूँ हम सब इकट्ठे मिलकर ये सब करेंगे तो हम कोरोना को ज़रूर से ज़रूर मात दे पाएंगे और हम वापस एक नए वर्ल्ड में, एक नए दौर में जाएंगे, कोरोना फ्री होकर और बीमारियों के लिए और अलर्ट होकर। यही मैं इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।